नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज़ादी के बाद पहला चुनाव 1951-52 में हुआ, 51-52 में। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। जवाहरलाल नेहरू 1946 से प्रधानमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री बने। विपक्ष के सदस्यों की संख्या लगातार कम होती गई। 67 के चुनाव को अगर छोड़ दें, 67 में कांग्रेस की संख्या कम हो गई लोकसभा सदस्यों की, विपक्ष की बढ़ गई। फिर 71 में फिर से कांग्रेस वर्चस्व की स्थिति में आ गई। 1984 ऐसा साल था लोकसभा चुनाव का जब विपक्ष संख्या बल के हिसाब से सबसे कमज़ोर था। लेकिन राजनीति में संख्या बल का महत्व तो है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद जो है राजनीतिक दल जो है उनकी विचारधारा, नेतृत्व जो है उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी लोकप्रियता, उसका जनाधार, ये सब चीज़ें उसकी ताकत, उसका प्रभाव बताते हैं। तो संख्या और प्रभाव, इन दोनों में अंतर होता है। संख्या ज़्यादा हो सकती है, प्रभाव कम हो सकता। संख्या कांग्रेस की 1984 में जो हुई 414 लोकसभा सीटों की, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस का प्रभाव देखिए और कांग्रेस का डर देखिए। भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी के समय में आया, जब लोकसभा में उनके सदस्यों की संख्या 414 थी। जब 1967 से 71 के बीच में लगभग 4000 विधायकों, सांसदों ने दल बदल किया था। उस समय चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आया, कानून नहीं बना। लेकिन राजीव गांधी ने सत्ता में आते ही उनको डर लगा कि उनकी सरकार गिर सकती है। अब 543 में से 414, 543 में से कुल जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, उसमें से 414 सीटें जीतने वाली पार्टी अगर डरी हुई हो, कमज़ोर हो, उसको अपनी सरकार की राजनीतिक स्थिरता को लेकर डर लगे, तो आप समझ लीजिए किस तरह का नेतृत्व है और किस तरह के उस नेतृत्व का प्रभाव है। और उसके अलावा उससे बड़ी बात है कि विपक्ष की इतनी छोटी संख्या होने पर भी विपक्ष का प्रभाव कैसा था। संख्या बल तो कहिए एक तरह से नगण्य था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से देखिए, 1984 में मिस्टर क्लीन, इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति अर्जित करने वाले राजीव गांधी 1986 आते आते उनके खिलाफ नारा लगने लगा, बोफोर्स कांड में गली गली में शोर है। और आगे का मैं पहले भी नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोल रहा हूँ। वो नारा आपको अच्छी तरह से याद होगा। जिन्होंने देखा सुना नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा। सिर्फ 2-2.5 साल के बीच में ये अंतर आ गया। तो संख्या से आपकी ताकत नहीं बनती, संख्या से आपकी हैसियत नहीं बनती। राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ। न तो कद बनता है प्रभाव से। जब कांग्रेस के वर्चस्व का युग था, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ, 1952 से लेकर 1984 तक, तब भी विपक्ष का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, संख्या बल भले ही कम हो। संसद की बहस उठाकर आप देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा की, विपक्ष छाया रहता था। हर समय विपक्ष के पास मुद्दा होता था सरकार के खिलाफ। और इस देश में कांग्रेस के अलावा जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, उन्होंने ही आंदोलन किए हैं। चाहे उनकी छात्र शाखा ने किया हो, चाहे मूल राजनीतिक दल ने किया हो। इस देश में 80 साल में आंदोलन कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। सत्ता में रहने पर तो खैर कोई क्यों करेगा, विपक्ष में रहते हुए भी। और आंदोलन जिन्होंने किया वो कांग्रेस से निकले हुए लोग, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी। हालांकि निकले तो शरद पवार भी, लेकिन आंदोलन उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। उनके स्वभाव का हिस्सा सत्ता, सौदेबाजी से आए, मोल भाव से आए, जैसे भी आए, सत्ता चाहिए, सत्ता के साथ रहना है। यही मूल चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि उसे हर हाल में, हर कीमत पर सत्ता चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा था विपक्ष की, और कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्ष में है। 99 सीटें हैं लोकसभा में। विपक्षी दलों को, जो कांग्रेस विरोधी दल थे, उनको पहली बार नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लोकसभा में मिला 1969 में, जब कांग्रेस में डिवीज़न हो गया। तो कांग्रेस हो, यानी कांग्रेस संगठन के नेता राम सुभग सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष बने। उससे पहले कभी इतनी संख्या नहीं मिली
कि नेता प्रतिपक्ष बन सके लोकसभा में विपक्ष का। लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर जब भी गई, केवल 2014-2019 के अलावा हर बार उसका नेता प्रतिपक्ष रहा। इस समय भी नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन क्या कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व कर रही है? इस पर सवाल कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को आप कह सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, निराश नेता हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा पार्टी में, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी ये हालत की है तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही, बड़ी स्वाभाविक बात है। तो इस दृष्टि से राहुल गांधी के खिलाफ वो जो बोले उसका बहुत महत्व नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से बेहतर या राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट विपक्ष के नेता के रूप में, ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली तो कांग्रेस का ही प्रतिपक्ष का नेता होगा क्योंकि 99 सीटें हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के मामले में वो नाम किसका लेते हैं? एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला हुआ है। अगर एक सीट और कम आती तो शायद वो भी न मिलता। लेकिन मणिशंकर अय्यर की नज़र में तेजस्वी यादव भी इस योग्य है कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने रविवार को मेरठ में एक बड़ी बात कही। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग बेकार पूरे विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं, ये केवल कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो ग्लोबल एआई समिट हो रहा था उसमें जो नंगाई की वो केवल कांग्रेस के लोगों ने की। उन्होंने पूछा क्या उसमें टीएमसी के लोग शामिल थे? क्या उसमें डीएमके के लोग शामिल थे? क्या उसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के लोग शामिल थे? और इस तरह से उन्होंने कई पार्टियों का नाम लिया, कहा कि इनमें से कोई शामिल नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस थी। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस तो पहले ही नंगी हो चुकी है, अब और कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का बौखलाना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी है और इसके नीचे भी जाने को तैयार है। 99 सीटें लोकसभा की लेकर अगर कांग्रेस प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता के अभाव के कारण है। राहुल गांधी को, जो इस मामले में मणिशंकर अय्यर से सहमत हूँ, कि मान लेना चाहिए कि उनके बस की बात नहीं है। और मैं तो बहुत समय से कह रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है। 99 सीट हो या 199 सीट हो, वो हमेशा नेतृत्व से भागने की कोशिश करते हैं। बड़े दबाव के बाद 2017 में दिसंबर में उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, लेकिन 2019 का चुनाव हारते ही भाग खड़े हुए, क्योंकि पद लेने पर जवाबदेही होती है। अब फिर वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो जिस तरह का आचरण कांग्रेस पार्टी का सदन में है उसको प्रभावी विपक्ष नहीं कह सकते, उसको आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष कह सकते, हताश, निराश, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और सत्तारूढ़ दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे करें। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी लकीर नहीं खींच पाएंगे, ये उन्होंने मान लिया है, और उस बड़ी लकीर को छोटा भी नहीं कर पाएंगे, ये अब उन्होंने मान लिया है। बड़ी कोशिश की उन्होंने 11 साल कि इस लकीर को छोटा करें, तो अब उन्हें लगता है देश की बड़ी लकीर जो लगातार बड़ी होती जा रही है उसको छोटा करें, और उसको छोटा करने में उनको देश के अंदर और देश के बाहर से समर्थन मिल रहा है। इसलिए उनको लगता है कि ये रास्ता ज़्यादा ठीक है। वरना ग्लोबल एआई समिट के दौरान जो कांग्रेस के लोगों ने किया उस पर राहुल गांधी में अगर जरा भी राजनीतिक समझ होती, नेतृत्व की क्षमता होती, तो यूथ कांग्रेस के उन सब नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी से उसी दिन निकाल देते। इससे आम लोगों में उनकी छवि दूसरी तरह की बनती, लेकिन उनको ऐसी छवि बनानी ही नहीं है। उनको अभी अपनी छवि वही बनानी है जो एक समय अरविंद केजरीवाल अपने बारे में कहते थे कि हाँ मैं अराजक हूँ,
मैं एनार्किस्ट हूँ। राहुल गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो काम वही कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस देश में एनार्की आए। वो यूथ कांग्रेस के 25-30 गुंडों को बता रहे हैं जेनजी का विरोध। अरे भाई, ये बोलते हुए कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए कि देश के किसी हिस्से में कहीं विरोध का साथ दिया लोगों ने। जेनजी का कोई सेक्शन उतरा क्या आपके समर्थन में? जेनजी की कहीं आवाज़ सुनाई दी क्या आपको? चाहे सड़क की बात तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी जो कुछ किया यूथ कांग्रेस के गुंडों ने, उसकी सिर्फ और सिर्फ आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, और इसके लिए सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसी को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी के इशारे, राहुल गांधी की योजना, राहुल गांधी के कहे बिना हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस नेताओं के बयान आए, उससे और साबित हो गया कि ये रणनीति राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाई गई। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दरअसल पूरे विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। मुश्किल इस समय एक दूसरी भी है कि विपक्ष में कोई और ऐसा दल नहीं है जो मल्टी स्टेट पार्टी हो। पहले के विपक्ष में, मतलब कांग्रेस का जो विपक्ष था, उसको ये सुविधा थी, उसकी ये ताकत थी कि छोटी होने के बाद भी पार्टियां मल्टी स्टेट पार्टी थी। चाहे सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की रही हो, चाहे जनसंघ और बाद में फिर भाजपा बनी जनसंघ रही हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की पार्टी रही हो, ये सब पार्टियां मल्टी स्टेट पार्टी थी। अब जो विपक्ष है वो सब का सब, कांग्रेस को छोड़कर सब का सब वन स्टेट पार्टी है। अपने राज्य से बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है, और अपने राज्य में भी ज़्यादातर का प्रभाव घटता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो समस्या है विपक्ष की, नेतृत्व का अभाव। संख्या कम रही हो, ज़्यादा रही हो, चाहे जितनी कम रही हो, और 84 से कम तो कभी हुई नहीं, लेकिन तब भी नेतृत्व था जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान थी, राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रभाव था, जिसकी बात लोग सुनने को तैयार थे, माने न माने, उनके कहे अनुसार वोट दे न दे, वो अलग बात थी। लेकिन उनकी बात बहुत ध्यान से, बहुत गौर से लोग सुनते थे, उस पर विचार करते थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो विकल्प बनने की स्थिति में नहीं थे, तो इसलिए मजबूरी में बहुत से लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। लेकिन आज जो विपक्ष की हालत है, अगर आज लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो जाएं, तो उनको खोजे से पूरे देश में कोई एक नेता नहीं मिलेगा जिस पर वो अपना भरोसा जता सके। ये मैं मानता हूँ कि भाजपा की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है, क्योंकि आपके सामने अगर मजबूत विपक्ष हो, विरोधी हो, तो आपकी ताकत बढ़ती है। आपके सामने मजबूत विपक्ष, विरोधी ना हो, तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे दो चीज़ें आती हैं। एक है अहंकार और दूसरा है लापरवाही। और 2024 में ये दोनों चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दी, और उसी का नतीजा है कि 303 से 240 पर आ गए। लेकिन बीजेपी के 240 पर आ जाने के बाद भी एक स्वर्णिम अवसर मिला था पूरे विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ाने का, और राहुल गांधी के नेतृत्व ने उसको और चौपट कर दिया है। 2024 में विपक्ष की जो ताकत थी, संख्या बल था, उसके अनुसार जो उसका प्रभाव होना चाहिए था सदन में, दोनों सदनों की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, और सदन के बाहर भी सड़क पर, वो प्रभाव बढ़ने की बजाय 2024 में जहाँ थे वहाँ से भी नीचे आ गए। देश ने 80 सालों में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी, जब विपक्ष के पास न तो संख्या बल हो, न विचारधारा हो, न नेतृत्व हो, और न उसका कोई प्रभाव हो। तो ये प्रभावहीन विपक्ष भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए भाजपा की सारी कमजोरियां छिप जाती हैं, उसकी सारी गलतियां छिप जाती हैं, क्योंकि लोग चाहें भी तो उनको भाजपा का कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। कोई अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाया है कि हमको मौका मिले तो हम भाजपा से बेहतर कर सकते हैं। जो जहां हैं, सत्ता में भी हैं,
वो सत्ता से बाहर जाने के रास्ते पर खड़े हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, इन सब राज्यों में और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उनमें भी यही हाल होने वाला है। तो आने वाले समय में आज का जो विपक्ष है वो आज से आपको 2, 3, 4 साल बाद और ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देगा। और ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भारतीय राजनीति के लिए कि एक पार्टी उसका इतना वर्चस्व हो जाए कि उसके सामने कोई लड़ने की क्षमता भी न रख पाए, जो एक समय कांग्रेस के साथ था। और कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, भाजपा का होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भाजपा आज लगभग वहीं खड़ी है जहां अपने वर्चस्व के दिनों में कांग्रेस खड़ी थी। और ऐसे में एक गलती, फिर ढलान की ओर आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या यूजीसी गाइडलाइन वो गलती थी, या कोई और गलती उसका कारण बनेगी, या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को संभाल लेंगे, स्थिति को नियंत्रण में कर लेंगे? आने वाला समय बताएगा। ख़ास तौर से ये जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजों से तय होगा कि आगे की राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।